नमस्ते दोस्तों। आज हम खिलौनों की दुनिया में एक नए इन्वेस्टमेंट मौके की बात करेंगे। जी हाँ, केवी टॉयज इंडिया अपना एसएमई आईपीओ लेकर आ रहा है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा खिलौना साबित होगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या केवी टॉयज के आईपीओ में पैसा लगाना सही रहेगा? आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आईपीओ की सारी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर समझेंगे कि भाई ये कंपनी आखिर करती क्या है। उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स का रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे, वैल्यूएशन और जीएमपी पर भी नजर डालेंगे, फिर इसके फायदे और नुकसान को तौलेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, अप्लाई करें या इग्नोर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ की जरूरी डिटेल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये आईपीओ 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 227 रुपए से 239 रुपए प्रति शेयर। और हाँ, हमेशा की तरह हमारी सलाह यही रहती है कि अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी 239 रुपए पर ही बिड करना चाहिए। कंपनी इस आईपीओ से करीब 40.15 करोड़ रुपए जुटा रही है और अच्छी बात यह है कि ये 100% फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, उसके ग्रोथ में लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। अब अगर कोई रिटेल निवेशक इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसे कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। एक लॉट में 600 शेयर्स हैं, तो 600 शेयर्स को अगर हम 239 रुपए से गुणा करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनता है 1,43,400 रुपए का। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये कंपनी असल में काम क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो केवी टॉयज प्लास्टिक और मेटल बेस्ड खिलौने बेचती है। इनके खिलौने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एजुकेशनल भी होते हैं, जो बच्चों को कुछ सिखाते हैं। इनके अपने कुछ मजेदार ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि डॉल्स के लिए आलिया एंड ओलिविया, छोटी छोटी मेटल की गाड़ियों के लिए येस मोटर्स और एक्शन टॉयज में थंडर स्ट्राइक नाम से सॉफ्ट बुलेट गन्स भी हैं। अब देखिए, कंपनी का काम करने का तरीका ना बड़ा स्मार्ट है। ये एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं खोली हैं। इसके बजाय इन्होंने पूरे भारत में 11 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, जिन्हें हम ओईएम कहते हैं, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। ये पार्टनर्स इनके लिए खिलौने बनाते हैं। इससे कंपनी का बहुत सारा पैसा बचता है और वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रहती है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो महाराष्ट्र के ठाणे में है, लेकिन जैसा मैंने बताया, इनका काम पूरे देश में फैला हुआ है। इनके जो 11 ओईएम पार्टनर्स हैं, वो भारत के अलग अलग कोनों में हैं, जिससे कंपनी को एक मजबूत देशव्यापी नेटवर्क का फायदा मिलता है। तो ये जो आईपीओ से करीब 40 करोड़ रुपए आएंगे, उसका कंपनी क्या करेगी? देखिए, इसमें से करीब 21 करोड़ रुपए तो जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। आसान भाषा में कहें तो बिजनेस को रोज चलाने के खर्चे, जैसे कच्चा माल खरीदना, सैलरी देना वगैरह। और बाकी के करीब 12 करोड़ रुपए से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। इससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत हो जाएगी। चलिए अब आते हैं किसी भी आईपीओ के सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स, यानी कि उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। यहाँ पर इस कंपनी की कहानी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव मोड़ आता है। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को 11 लाख का छोटा सा घाटा था, लेकिन अगले ही साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने कमाल का टर्न अराउंड दिखाया और सीधा 4.59 करोड़ के मुनाफे में आ गई। ये एक जबरदस्त ग्रोथ का साइन है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के पास कुल संपत्ति तो करीब 48.5 करोड़ की थी, लेकिन उस पर कर्ज भी लगभग 44 करोड़ का था। ये एक चिंता की बात है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि कंपनी आईपीओ से पैसा उठाकर सबसे पहले अपना कर्ज कम करना चाहती है। एक और बहुत ही पॉजिटिव बात है और वो है कंपनी की नेटवर्थ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव थी, जो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन एक ही साल में ये नेगेटिव से पॉजिटिव होकर 16.86 करोड़ हो गई। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में एक बहुत बड़ा सुधार दिखाता है। तो ठीक है, फाइनेंशियल्स तो हमने देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इन नंबर्स के हिसाब से क्या कंपनी ने आईपीओ का जो दाम रखा है वो सही है?
चलिए वैल्यूएशन के कुछ ज़रूरी आंकड़े देख लेते हैं। इसका पी रेशियो करीब 18.5 का है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक लगता है, न ज़्यादा महंगा न ज़्यादा सस्ता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW 50% से भी ज़्यादा है, जो कि शानदार है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.63 पर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जैसा हमने बात की, IPO के पैसों से ये काफ़ी सुधर जाएगा। IPO से पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 80% थी। IPO के बाद ये घटकर 58.35% रह जाएगी। अब ये कमी इसलिए है क्योंकि नए शेयर्स जारी हो रहे हैं। फिर भी 58% से ज़्यादा की होल्डिंग काफ़ी मजबूत मानी जाती है, जो दिखाता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं सबकी पसंदीदा चीज़, GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अभी के हिसाब से इसका GMP करीब 24 रुपये चल रहा है, जो कि लगभग 10% के लिस्टिंग गेन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, GMP सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। ये हर घंटे बदल सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब ये स्लाइड काफ़ी दिलचस्प है। जब हम केवी टॉयज़ की तुलना इसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर ओके प्ले इंडिया से करते हैं, तो केवी टॉयज़ की तस्वीर काफ़ी बेहतर नजर आती है। ओके प्ले का PE या तो नेगेटिव में है या बहुत ही ज़्यादा, जबकि केवी टॉयज़ एक मुनाफे वाली कंपनी है और इसका PE भी 18.5 के वाजिब लेवल पर है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और कंपनी के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। तो मजबूत पक्ष क्या हैं? जबरदस्त ग्रोथ, घाटे से मुनाफे में आना, शानदार रिटर्न ऑन नेट वर्थ और अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बेहतर वैल्यूएशन। लेकिन इसमें जोखिम भी हैं। कंपनी पूरी तरह से अपने 11 OEM पार्टनर्स पर निर्भर है। IPO से पहले कर्ज बहुत ज़्यादा था और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि SME IPOs में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है। और इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। तो क्या करें, अप्लाई करें या इग्नोर? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए एक नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से किसी की रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ SME IPO और OEM पर निर्भरता जैसे हाई रिस्क भी जुड़े हैं। तो अगर कोई निवेशक हाई रिस्क लेकर हाई ग्रोथ की उम्मीद रखता है, तो वो लिस्टिंग गेन और लंबे समय के लिए इसमें विचार कर सकता है। लेकिन अगर कोई सेफ खेलना पसंद करता है, तो शायद उसे इससे दूर रहना चाहिए। और अंत में एक ज़रूरी सूचना, ये विश्लेषण केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। SME IPO में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।